गुड मॉर्निंग। आज वेंसडे मॉर्निंग है और ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं क्लास 11th के लिए। अच्छा, क्लास 11th में क्या पढ़ा रहे थे? तो क्लास 11th में हम बात कर रहे थे एनएलएम न्यूटन लॉज ऑफ मोशन हमने स्टार्ट किया था। अच्छा, इससे पहले वाले दिन में मैंने आपको सूडो फोर्स के बारे में बताया था। तो सूडो फोर्स में 3 बातों का आपको ध्यान रखना है, कब, कहाँ, कैसे। कब का मतलब होता है कि जब तक आपको जब आप एक ऐसे फ्रेम से सारे के सारे क्वेश्चन आप बिना सूडो फोर्स के भी कर सकते हो, लेकिन जब भी फ्रेम एक्सेलरेटेड है तो क्वेश्चन को अगर आसानी से सॉल्व करना चाहते हो तो सूडो फ्रेम से सॉल्व करो। मतलब अगर आप एक ऐसे फ्रेम पर बैठ के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो जो खुद एक्सेलरेट कर रहा है, तो आपको सूडो फोर्स का कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा। तो जब का आंसर हो गया कि जब भी फ्रेम एक्सेलरेटेड है और वहां से बैठ के अगर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? सूडो फोर्स का यूज करना पड़ेगा। ये पहला बात है। दूसरा बात, हमें क्या यूज करना है? कहाँ? तो जिस ब्लॉक को एनालाइज करेंगे वहां पर सूडो फोर्स लगाना है, ये दूसरा बात है। और तीसरा बात, सूडो में क्या याद रखेंगे? तीसरा में बात याद रखेंगे कि कैसे, कब, कहाँ, कैसे में अप्लाई करना है? मास ऑफ द ब्लॉक इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम रिवर्स करके उसमें अप्लाई कर देना। अब कुछ क्वेश्चंस मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में भी कराया था। एक बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता है, वो मैं करा देता हूँ। वो क्वेश्चन आपको हर बुक में मिल जाएगा। आप जहां जाओगे, जिस दुनिया में भी जाके फिजिक्स पढ़ोगे, आपको उस दुनिया में फिजिक्स मिलेगा। आप धरती पे रहो तो धरती पे चाहे जहां भी रहेगा, तुझे ये क्वेश्चन याद आता रहेगा। ठीक है? अब क्वेश्चन देखो कैसा है। क्वेश्चन मैं थोड़ा स्क्रीन पॉज करता हूँ, क्वेश्चन बनाता हूँ, फिर आपको बताता हूँ वापस से। देखो क्वेश्चन में क्या है ना, एक इस तरह का हमारे पास ट्रायंगुलर वेज है। ठीक है? एक इस तरह का हमारे पास सॉरी 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 वेरी सॉरी एक इस तरह का हमारे पास ट्रायंगुलर वेज है और ये जो ट्रायंगुलर वेज है इसका मास बताया गया है कैपिटल एम का। ठीक है? इस वेज के ऊपर क्या है? एक स्मॉल एम मास के ब्लॉक को हमने रख दिया है। बिल्कुल सही सर। अब ये जो वेज और ये जो ब्लॉक है, इसमें जो सरफेस है, ये जो इन दोनों के बीच का सरफेस है, वो क्या है? फ्रिक्शनलेस है। फ्रिक्शन में भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ये जो सरफेस है वो कैसा है? फ्रिक्शनलेस सरफेस है। बिल्कुल सर। अच्छा, अब अगर सिस्टम ऐसे रखा है और हमने वो जो ब्लॉक था, ब्लॉक को रिलीज कर दिया, तो क्या होगा? पहले वो बात कर लेते हैं। तो क्या होगा अगर वो बात कर ले? तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो सबसे पहले ये जो ब्लॉक है, अगर आप ब्लॉक को देखोगे तो ब्लॉक पर क्या क्या फोर्स लग रहे हैं? ब्लॉक का वेट नीचे लगना स्टार्ट हो जाएगा। ब्लॉक का वेट नीचे लगना स्टार्ट हो जाएगा, mg। अच्छा, अब ये mg को हम चाहे तो रिजॉल्व कर सकते हैं। अब एक बात का याद हमेशा रखना है कि जिस डायरेक्शन में चलने की टेंडेंसी होती है उसको मान लेते हैं एक्स एक्सिस और उसके परपेंडिकुलर को मान लेते हैं वाई एक्सिस। तो अभी चलने की टेंडेंसी, ब्लॉक की चलने की टेंडेंसी इस डायरेक्शन में है, तो इसको मैंने मान लिया एक्स एक्सिस पैरेलल के डायरेक्शन में। इसको मैंने मान लिया एक्स एक्सिस और इसके परपेंडिकुलर को मान लेते हैं वाई एक्सिस। अब इसको डॉटेड से दिखा देते हैं, एक्सिस को डॉटेड से दिखा देते हैं। ये इस तरह से हमने दिखा दिया। ठीक है? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो mg को हम क्या कर सकते हैं? एक्सिस के अलावा रिजॉल्व कर सकते हैं। अब उसके लिए ना मुझे ये एंगल चाहिए, और ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, अब ये mg वाला जो लाइन था वो सरफेस पे परपेंडिकुलर है, वेज का जो हॉरिजॉन्टल था उस पे परपेंडिकुलर है। और ये जो y एक्सिस जो हमने अज्यूम किया है वो क्या है? वो वेज का जो सरफेस है, ये वाला सरफेस, इंक्लाइन सरफेस, उस पे परपेंडिकुलर है। अब हमें पता है कि अगर इसके बीच में एंगल थीटा है तो इनके परपेंडिकुलर्स के बीच में भी एंगल थीटा होगा, तो ये एंगल हो जाएगा थीटा। मैंने ऐसा कुछ आपको पहले कभी समझा दिया है। अब अगर मैं mg को रिजॉल्व करूं, अगर मैं mg को रिजॉल्व करूं तो हम mg के दो कंपोनेंट बना सकते हैं। एक तो mg का कंपोनेंट इस तरफ बना सकते हैं y एक्सिस के अलोंग, और एक mg का कंपोनेंट x एक्सिस के अलोंग बना सकते हैं। तो अगर मैं mg के कंपोनेंट बनाऊं तो जिसके साथ एंगल बनता है, जिसके साथ एंगल बनता है वहां पर आ जाता है cos कंपोनेंट। तो ये हो जाएगा mg cos थीटा इस तरफ, और इस तरफ हो जाएगा mg sin थीटा। बिल्कुल सही है सर। अच्छा, और क्या दिखा सकते हैं? ये जो ब्लॉक था, येलो रंग वाला जो ब्लॉक था, वो वेज पे रखा हुआ है। अब अगर ये वेज पे रखा हुआ है तो नॉर्मल भी इस पे एक्ट करेगा।
अब नॉर्मल किस डायरेक्शन में एक्ट करता है, तो जो भी कांटेक्ट है कांटेक्ट के परपेंडिकुलर में नॉर्मल दिखा देंगे, तो नॉर्मल इस डायरेक्शन में ऐसे एक्ट करेगा। बात समझ में आ रहा है? नॉर्मल जो है वो इस डायरेक्शन में ऐसे एक्ट करेगा। अब अगर आप ब्लॉक को ध्यान से देखोगे तो हम क्या बोल सकते हैं, अलोंग वाई डायरेक्शन, अलोंग वाई डायरेक्शन। वाई के डायरेक्शन में सिंस मोशन होने का कोई चांस नहीं है, मोशन होने का चांस क्यों नहीं है, क्योंकि ये ब्लॉक जो है वो वेज को तोड़ता हुआ नहीं चला जा सकता। इसका मतलब हम ये बोलेंगे कि जो नॉर्मल है, नॉर्मल का वैल्यू mg cos थीटा के बराबर हो रहा होगा अलोंग वाई एक्सिस। अच्छा, अगर अलोंग एक्स एक्सिस देखोगे, अलोंग एक्स एक्सिस, अगर अलोंग एक्स एक्सिस देखा जाए तो एक्स एक्सिस के अलोंग एक mg sin थीटा का अनबैलेंस्ड फोर्स है। अगर mg sin थीटा का अनबैलेंस्ड फोर्स है तो बिकॉज ऑफ दिस अनबैलेंस्ड फोर्स एक एक्सेलरेशन मिलेगा ब्लॉक को, और वो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, वो एक्सेलरेशन हो जाएगा g sin थीटा। मतलब ये जो ब्लॉक है m मास का, वो g sin थीटा के एक्सेलरेशन से नीचे गिरना स्टार्ट कर सकता है। ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन बोल रहा है कि नहीं, ये जो ब्लॉक है, ये तो एक क्वेश्चन है जो बहुत ही आसान है, क्वेश्चन में थोड़ा उन्होंने ट्विस्ट लाया। अब आएगा क्वेश्चन में ट्विस्ट, क्या ट्विस्ट है वो देखते हैं। उन्होंने बोला कि फाइंड द एक्सेलरेशन, या फाइंड द एक्सेलरेशन या फोर्स भी बोल सकते हैं, दोनों पूछते हैं। फाइंड द एक्सेलरेशन और फोर्स अप्लाइड टू द वेज, फाइंड द एक्सेलरेशन और फोर्स अप्लाइड to the wedge, to the wedge, so that there is no slipping, there is no slipping, there is no slipping between the wedge, between the wedge and block। ये आ गया भाई साहब। इससे पहले वाले में हमने बोला था कि अगर इसको मैं ऐसे ही रिलीज कर दूंगा तो mg sin थीटा इसको नीचे गिराना स्टार्ट कर देगा। अब क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला ना कि आप कितना एक्सेलरेशन या क्या फोर्स लगाओगे वेज में, सो दैट देयर इज नो स्लिपिंग बिटवीन द वेज एंड द ब्लॉक। मतलब हम ये चाहते हैं कि वेज के रिस्पेक्ट में जो ब्लॉक का जो स्लाइड होना था वो बंद हो जाए, मतलब वेज के रिस्पेक्ट में ब्लॉक जो हो जाए वो रेस्ट में आ जाए। तो कितना एक्सेलरेशन अप्लाई किया जाए या कितना फोर्स लगाया जाए, जो हम ये चाहते हैं कि वेज के रिस्पेक्ट में ब्लॉक का जो स्लाइडिंग मोशन था वो रुक जाए। बिल्कुल सर जी। अब ऐसा क्वेश्चन आ गया है, अब क्या करेंगे, तो ध्यान से देखते हैं। अब साफ साफ क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि वेज को एक्सेलरेशन देना है। एक बार एक्सेलरेशन मिल जाएगा तो फोर्स भी निकालना बता दूंगा। अब साफ साफ क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि वेज को एक्सेलरेशन दिया जाना है। मान लेते हैं, ठीक है, कुछ प्रिडिक्शन देख लेते हैं। मान लो मैं बोलूं कि ये जो पूरा सिस्टम था, इस पूरे सिस्टम को मैंने क्या कर दिया, इस डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन दे दिया ए। बोलोगे सर आपने ऐसा क्यों किया, तो मैंने जानबूझ कर किया, मतलब बस मेरी मर्जी थी, मैंने दे दिया। अभी आपको समझ में आ जाएगा मैंने ऐसा क्यों किया है। अब अगर मैं बोल रहा हूं कि ये जो वेज है, पूरा का पूरा वेज एक्सेलरेट कर रहा है, और मेरे को क्या चाहिए, वेज के रिस्पेक्ट में ब्लॉक स्लाइड नहीं करना चाहिए। मेरे को तो यही चाहिए ना कि वेज के रिस्पेक्ट में ब्लॉक स्लाइड ना करे। अगर वेज के रिस्पेक्ट में ब्लॉक को स्लाइड नहीं करना है, ध्यान से सुनेंगे, अगर वेज के रिस्पेक्ट में ब्लॉक को स्लाइड नहीं करना है तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे विद द फ्रेम ऑफ वेज। तो विद रिस्पेक्ट टू वेज हम क्वेश्चन को वेज के फ्रेम से सॉल्व करेंगे। अब ऐसा क्यों कर रहे हो सर, क्योंकि क्वेश्चन में ये बोला गया है कि वेज के फ्रेम से ब्लॉक और वेज के बीच में क्या होना चाहिए, कोई स्लिपिंग नहीं होना चाहिए। अब इसका मतलब क्या है, जो ऑब्जर्वर है, जो क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है, वो क्या करेगा, वेज पे जाके बैठ जाएगा ना, विद रिस्पेक्ट टू वेज। मतलब जो ऑब्जर्वर है उसके रिस्पेक्ट में सॉल्व करना है, तो वेज में हम ऑब्जर्वर को क्या करते हैं, वेज में भेज देते हैं। अब तुम बोलोगे सर ऑब्जर्वर अगर वेज में जाके बैठ जाएगा तो वेज तो भारी हो जाएगा, वेज का मास चेंज हो जाएगा। तो हमने भेजा है ऑब्जर्वर की आत्मा। हमने किसको भेजा, ऑब्जर्वर की आत्मा को भेजा है। उससे क्या हो जाएगा, ऑब्जर्वर एनालाइज भी कर लेगा, मास भी चेंज नहीं होगा, आत्मा अमर अजर है विदाउट एनी मास। तो विद रिस्पेक्ट टू वेज अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब ये वेज जो है वो कैसा फ्रेम है, तो बोलोगे सर वेज तो एक्सेलरेटेड फ्रेम है। इसका मतलब अगर मैं क्वेश्चन को विद रिस्पेक्ट टू वेज सॉल्व करना चाहता हूं तो मेरे को सूडो लगाना पड़ेगा। अगर मैं सूडो नहीं लगाऊंगा तो जो लॉज ऑफ इनर्शिया है वो फेल हो जाएगा। अब बोलोगे सर सूडो किस में लगाएं, हम किसको एनालाइज कर रहे हैं, हम ब्लॉक के मोशन को एनालाइज करने वाले हैं क्या,
ब्लॉक के गिरने को रोकना है, तो हम ब्लॉक के मोशन को एनालाइज कर रहे हैं, मतलब सूडो हम किस में लगाएंगे, सूडो हम लगाएंगे ब्लॉक पे। बात समझ में आए? अच्छा, सूडो कैसे, कब कब लगाते हैं, इसका आंसर मिल गया सर मेरे को। कहां लगाना है, तो वो जो ब्लॉक है जिसको एनालाइज करा उसका भी आंसर मिल गया। कैसे अप्लाई करना है, तो मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम रिवर्स। तो सूडो कैसे लगाएंगे वो देखो, सॉरी, सूडो कैसे लगाएंगे, इस डायरेक्शन में लगाएंगे सूडो। अब ये जो सूडो है, सूडो का मैग्नीट्यूड कितना होता है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम रिवर्स। मैंने सूडो लगा दिया। अब ये जो सूडो फोर्स मैंने लगाया है, अगर वो देखोगे तो वो भी क्या है, एक्सिस से कुछ एंगल पर इंक्लाइंड है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस अपने हिसाब से अपन चेंज करते हैं क्वेश्चन। एक और चीज, अगर ये एंगल थीटा है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये वापस से थीटा हो जाएगा क्या, बिल्कुल सर जी। अब अगर आप सूडो को रिजॉल्व करोगे ना, ये जो सूडो है, ये जो सूडो फोर्स है, इसको अगर आप रिजॉल्व करोगे तो रिजॉल्व करने के बाद आपको क्या मिलेंगे, दो कंपोनेंट्स मिलेंगे सूडो के। एक कंपोनेंट आ जाएगा इस तरफ और एक कंपोनेंट आ जाएगा इस तरफ, ठीक है। अब जिसके साथ एंगल बनता है वहां पर आता है कॉस कंपोनेंट, तो इधर आ जाएगा एम जी कॉस थीटा और इधर आ जाएगा एम जी साइन थीटा। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, अब ये फ्रेम को एक्सेलरेट क्यों किया जा रहा था, फ्रेम को एक्सेलरेट इसलिए किया जा रहा था कि हमारा पर्पस सॉल्व हो जाए। हमारा पर्पस क्या है, हम चाहते हैं कि ब्लॉक का जो स्लाइडिंग मोशन है वेज के ऊपर वो खत्म हो जाए, वो रुक जाए। अब हमने देखा कि एम जी साइन थीटा भी इसको नीचे गिरा रहा था, सॉरी ये एम ए है, एम ए साइन थीटा और एम ए कॉस थीटा। एम जी साइन थीटा तो पहले नीचे गिरा ही रहा था, अब एक और फोर्स आ गया सूडो का कंपोनेंट एम ए कॉस थीटा, मतलब गिरे हुए को और उल्टा गिरा रहे हैं। अगर गिरे हुए को और उल्टा गिरा रहे हैं तो वो और उल्टा गालियां देगा क्या अपने को, तो इसका मतलब ये सेंस ऑफ एक्सेलरेशन तो सही नहीं, ये सेंस ऑफ एक्सेलरेशन तो सही नहीं। अगर ये सेंस ऑफ एक्सेलरेशन सही नहीं है, मतलब हमने जो किया है गलत किया है, हम क्या करेंगे, पीछे जाना स्टार्ट करेंगे। अब पीछे जाना स्टार्ट करेंगे तो जहां से पता नहीं क्या हुआ, ये जूम में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। अब रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट हो गया, तभी बंद हो गया था रिकॉर्डिंग अचानक से, कोई नहीं। देखो, तो अपन ने क्या बता दिया आपको कि
mg cos थीटा। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, मतलब कुछ ना कुछ मिस्टेक है, तो हम क्या करते हैं, मिस्टेक को ठीक करेंगे। अब मिस्टेक को कैसे ठीक करेंगे, तो ये जो एक्सेलरेशन हमने अप्लाई किया था, ये तो हमने प्रिडिक्ट किया था ना कि इस डायरेक्शन में मान लेते हैं एक्सेलरेशन, तो इसका मतलब क्या है कि जो स्टार्टिंग में प्रिडिक्ट किया था वही गलत है। तो जो स्टार्टिंग में प्रिडिक्ट किया है वो गलत है, तो हम मान लेते हैं कि पूरा का पूरा सिस्टम का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में। अब अगर सिस्टम का एक्सेलरेशन ए इस डायरेक्शन में है तो सूडो किस तरफ लगेगा, सूडो जो लगेगा, सूडो फोर्स इस डायरेक्शन में आ जाएगा क्या, ऐसे इस डायरेक्शन में सूडो दिखा देंगे कितना, m इंटू ए का। अब अगर मैं सूडो को रिजॉल्व करूं, अगर मैं सूडो को रिजॉल्व करूं, तो ये जो सूडो था, सूडो का एक कंपोनेंट हम बना देंगे इस तरफ, ये सूडो का एक कंपोनेंट बना देंगे इस तरफ, और सूडो का एक कंपोनेंट बना देंगे इस तरफ। अभी एंगल में बताता हूं कि एंगल कैसे देखना है। देखो, ये एंगल थीटा है, अगर ये एंगल अगर थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, मतलब ये भी थीटा होगा। अब जिसके साथ एंगल बनता है वहां पे जाता है कॉस कंपोनेंट, तो यहां पर आ जाएगा एम ए कॉस थीटा, और यहां पर आ जाएगा एम ए साइन थीटा। बात समझ में आ रहा है। अब अगर इक्वेशन देखोगे ना, तो देखो एम ए कॉस थीटा ऊपर की साइड में और एम जी साइन थीटा नीचे की साइड में, तो अगर मैं लिखूं अलोंग एक्स एक्सिस, मतलब अलोंग द इंक्लाइन अगर मैं बात करूं, तो एक्स एक्सिस के अलोंग अगर देखोगे तो एम जी साइन थीटा जो है वो एम ए कॉस थीटा के इक्वल हो जाए। अगर अगर एम ए कॉस थीटा के इक्वल हो जाए, एक्स डायरेक्शन में अगर नेट फोर्स 0 हो जाए, तो सिस्टम का जो स्लाइड होने की टेंडेंसी थी वो बंद हो जाएगा। एम से एम को कैंसिल कर दो, तो यहां पर जब आप ए का वैल्यू ढूंढोगे वो जी टैन थीटा आ जाएगा। क्या एक्सेलरेशन का वैल्यू आ गया क्या, यही क्वेश्चन में एक्सेलरेशन पूछा गया। मतलब अगर मैं सिस्टम को उस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करूं ए एक्सेलरेशन से, तो जो सूडो का जो कंपोनेंट होगा वो mg sin थीटा को बैलेंस कर सकता है। अब अगर mg sin थीटा बैलेंस हो गया, इसका मतलब कोई भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन नहीं होने वाला है। अच्छा, अगर आप अलोंग y एक्सिस देखोगे ना, यहाँ पर अलोंग y एक्सिस, तो y एक्सिस के अलोंग क्या है, y एक्सिस के अलोंग जो नॉर्मल है वो ma sin थीटा प्लस mg cos थीटा के इक्वल है। नॉर्मल का वैल्यू भी चेंज हो गया क्या, अब मैंने आपको बताया था कि नॉर्मल अपने वैल्यू को एडजस्ट कर सकता है। तुम एक क्रिकेट के बॉल को ऐसे जमीन पे गिरा दो, कुछ ना कुछ नॉर्मल मिलेगा। हाथी उठाओ, हाथी को पटक दो, ऐसे कुछ ना कुछ नॉर्मल मिलेगा। अगर बॉल नहीं दब रहा, अगर वो फ्लोर है वो नहीं टूटता, इसका मतलब नॉर्मल जो है उसने अपने वैल्यू को एडजस्ट किया। तो नॉर्मल अपने वैल्यू को एडजस्ट कर सकता है, तो उसके पीछे परेशान नहीं होंगे कि सर सर्फेस का नॉर्मल हमेशा फिक्स आएगा क्या, नहीं। तो ये अलोंग एक्स एक्सिस मैंने इक्वेशन लिखा, ये मैंने अलोंग वाई एक्सिस इक्वेशन लिखा। अब अगर कोई आपसे पूछा कि फोर्स लगाओ भाई साहब, वेज में कितना फोर्स लगाएंगे कि पूरा का पूरा जो ब्लॉक है वो विद रिस्पेक्ट टू वेज रेस्ट में आ जाए, तो एक्सेलरेशन पता है, सिस्टम का टोटल मास कितना है, एम और कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। अब अगर मैं दोनों को एक सिस्टम मान लूं, दोनों को एक सिस्टम मान लूं, तो जो भी इंटरनल फोर्सेस है वो तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। अगर मैंने दोनों को एक सिस्टम मान लिया ना, तो मैं देखो यहाँ पे कुछ गायब करता हूँ, मैं स्क्रीन पॉज करके कुछ गायब करता हूँ। हाँ देखो, अब क्या करना है, मेरे पास एक्सेलरेशन का वैल्यू आ गया जी साइन थीटा, सॉरी जी टैन थीटा, जी टैन थीटा स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये याद रख लेना, स्टैंडर्ड रिजल्ट है, हर बुक में ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा। अब एक चीज अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे ना, नोटिस करने वाली बात क्या है यहाँ पर, कि मेरे पास एक्सेलरेशन तो आ गया सर जी टैन थीटा। अब अगर मैं दोनों को एज अ सिस्टम मान लूं, अगर मैं दोनों को सिस्टम मान लूं, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में स्लाइड कर नहीं रहा, अगर इसके रिस्पेक्ट में स्लाइड नहीं कर रहा, मतलब जो एक्सेलरेशन इसका है वही एक्सेलरेशन इसका भी है। अगर दोनों का एक्सेलरेशन एक जैसा है तो दोनों को सिस्टम मान सकते हैं। अब अगर दोनों को सिस्टम मान लेंगे तो ये जो नॉर्मल है, जितना नॉर्मल ऊपर था उतना ही नॉर्मल नीचे चला जाएगा। मतलब अगर वेज ने ब्लॉक पे नॉर्मल ऊपर लगाया, तो ब्लॉक भी क्या करेगा, वेज पे नॉर्मल नीचे लगाएगा। नॉर्मल नॉर्मल क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इसका मतलब क्या है, अनबैलेंस फोर्स में अगर देखोगे तो एक तो बाई डायरेक्शन में वेट है, और इस डायरेक्शन में अगर वो ए से एक्सेलरेट कर रहा होगा, मतलब डेफिनेटली जो फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन का होगा, और वो जो फोर्स होगा एक्स एक्सिस के अलोंग वो क्या हो जाएगा, m प्लस एम टाइम्स ऑफ जी टैन थीटा हो जाएगा। क्या, तो ये मेरे पास क्वेश्चन का आंसर है। अगर आपसे एक्सेलरेशन पूछा जाए तो जी टैन थीटा के बराबर है। अगर आपसे पूछा जाए कि कितना फोर्स लगाएंगे जिससे क्या हो जाएगा, वो जो येलो वाला ब्लॉक है वो वेज के रिस्पेक्ट में रेस्ट में आ जाएगा, तो आप क्या कर दोगे, टोटल मास को जी टैन थीटा से मल्टीप्लाई कर देना, सिंप्लीफाई करोगे तो तुम्हारा फोर्स का वैल्यू मिल जाएगा।
तो ये सूडो का क्वेश्चन, देखो सूडो तुमको स्टार्टिंग में मुश्किल लगेगा, तुमको लगेगा सर ऐसा क्यों सिखा रहे हैं, आपने तो बोला था ये आसान है, ये तो उल्टा चीजों को और मुश्किल कर रहा है। आप एक बार सूडो लगाना सीख जाओगे, जब आपके दिमाग में ये क्लैरिटी आ जाएगी ना कि सूडो कब लगाना है, जैसे ही आपके दिमाग में ये क्लैरिटी आ गई कि सूडो कब लगाना है, आप क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाओगे, आपको उसके बाद फिर प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन बस सूडो में 3 बातें याद रखना, कब लगाना है, कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है। अगर ये तीनों बातें क्लियर हो गई ना, तो अब सूडो के कोई भी क्वेश्चन, सिंपल सा बात ये रखना याद कि जब भी फ्रेम एक्सेलरेटेड है तो क्वेश्चन को मैं ग्राउंड के फ्रेम से भी कर सकता हूं, लेकिन इट इज बेटर टू सॉल्व द क्वेश्चन फ्रॉम एक्सेलरेटेड फ्रेम यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ सूडो, क्योंकि वो कैलकुलेशन थोड़ा आसान बना देगा। तुम प्रैक्टिस करके देखना, आपको क्वेश्चंस पता चलेंगे। हम कल इसे फ्राइडे वाले लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं, फ्राइडे को डिस्कशन होगा एक, आप वहां पर मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट में हम बात करते हैं कंस्ट्रेंट मोशन के बारे में। नेक्स्ट में हम बात करते हैं कंस्ट्रेंट मोशन या रिलेटेड मोशन। कंस्ट्रेंट मोशन या इसको आसान लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, रिलेटेड मोशन। क्या होता है सब देखो, कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट होता है ना, जो भी होता होगा देख लेना स्पेलिंग, कंस्ट्रेंट मोशन या रिलेटेड मोशन। अब क्या है भाई ये कंस्ट्रेंट मोशन और रिलेटेड मोशन क्या है वो देखते हैं। मान लो मान लो मान लो ये ऐसे सरफेस है, ये ऐसा सरफेस है और दो डब्बे हैं, दो ब्लॉक्स है, पहला ब्लॉक, ठीक है, दूसरा ब्लॉक, ठीक है, और इन दोनों को कनेक्ट करने वाला, इन दोनों को बांधे रखने वाला एक धागा, ठीक है। ये धागा जो है ना बहुत ही अच्छा काम करता है, ये दो लोगों को बांध के रखता है। तो धागा, द जॉब इज धागा इज वेरी डिफिकल्ट, ठीक है, दो अलग अलग लोगों को बांध के रखना, इट इज वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो धागा की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है अपने लाइफ में। मान लो इसका मास है m, इसका मास है स्मॉल m, और यहाँ पे धागा था जिसे मैंने बांध दिया। मान लो इस कैपिटल M मास को मैं क्या करता हूँ, 10 मीटर पर सेकेंड का स्पीड इस डायरेक्शन में दे देता हूँ। बिल्कुल सही, ये धागा है भाई साहब आइडियल। ये जो धागा है वो कैसा है, आइडियल। आइडियल धागा है मतलब कोई मास नहीं, कोई एक्सटेंशन नहीं, कोई होने की टेंडेंसी नहीं, बिल्कुल। अब अगर ये जो कैपिटल M मास का ब्लॉक है 10 मीटर पर सेकेंड से आगे भाग रहा है, तो जो ये एंड है जो धागे से कनेक्टेड है, धागा और जो ब्लॉक के बीच का जो ये जो एंड है, जैसे ही ब्लॉक 10 मीटर पर सेकेंड से आगे भागना स्टार्ट करेगा, ये जो एंड है ये भी 10 मीटर पर सेकेंड से आगे भागना स्टार्ट करेगा क्या? हाँ सर, बिल्कुल सही। अगर ये 10 मीटर पर सेकेंड से आगे भाग रहा है तो धागे का हर एक पॉइंट जो है, धागे का हर एक पॉइंट जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड से आगे भागना स्टार्ट करेगा ना। सर कैसे बोल सकते हैं ऐसा? क्योंकि धागा इनएक्सटेंसिबल है, धागे का लेंथ चेंज नहीं कराना है अपने को। अगर ये 10 मीटर पर सेकेंड से भागा होता और इसका स्पीड कुछ अलग होता, मान लो इसका स्पीड होता 5, तो ये 10 से आगे बढ़ रहा है, ये 5 से आगे बढ़ रहा है, तो लेंथ में चेंज आता क्या, एक्सटेंशन आ जाता क्या? अब एक्सटेंशन नहीं आएगा क्योंकि हमने बोल दिया है कि इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है। अगर इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है मतलब जितना ये 10 से आगे बढ़ रहा था उतने से ये भी 10 से आगे बढ़ेगा। इसका मतलब स्ट्रिंग का हर एक पॉइंट अगर 10 से आगे बढ़ रहा है तो वो स्ट्रिंग का पॉइंट जो स्मॉल m से कनेक्टेड है वो भी 10 मीटर पर सेकेंड से आगे बढ़ रहा है। अब अगर ये 10 मीटर पर सेकेंड से आगे बढ़ रहा है तो ये बोल सकते हैं क्या कि ये जो स्मॉल m मास का ब्लॉक है ये भी 10 मीटर पर सेकेंड से आगे बढ़ रहा होगा? हाँ सर, बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या है, ये जो स्मॉल m का मोशन है वो कैपिटल M के मोशन पे डिपेंड कर रहा है क्या, रिलेटेड है क्या उस पे? जैसा मोशन इसका होगा, तुम जैसा एक्सेलरेशन या जैसा वेलोसिटी इसको दोगे वैसा ही एक्सेलरेशन या वेलोसिटी इसको मिल जाएगा। या आप ऐसा भी बोल सकते हो कि जैसा एक्सेलरेशन या वेलोसिटी आप कैपिटल स्मॉल m को दोगे वैसा ही कैपिटल M का भी हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो इस तरह की जब मोशन होते हैं, इंटरकनेक्टेड मोशन, एक ऑब्जेक्ट पर दूसरे ऑब्जेक्ट का मोशन जब डिपेंड करता है उसको बोलते हैं कंस्ट्रेंट मोशन। अब तुमने ना कंस्ट्रेंट मोशन का एक कंसेप्ट पुली में यूज किया था, कंस्ट्रेंट मोशन का एक, ये स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट का एक कंसेप्ट आपने पुली में यूज किया था। हम क्या करते थे, हम ऐसा पुली बनाते थे,
ये हमने बना दिया पुली। और पुली में क्या करते थे, एक थ्रेड यहां से बांध देते थे और उसी थ्रेड को घुमा के यहां से यहां ले आते थे, पुली के ऊपर से घुमा के यहां पे ले आते थे। यहाँ पर एक डब्बा अटैच कर देते थे स्मॉल एम का, और यहाँ पर दूसरा डब्बा अटैच कर दो कैपिटल एम का। फिर हम क्या बोलते थे कि सिंस ये धागा इनएक्सटेंसिबल है, तो जितने एक्सेलरेशन से ये नीचे जाएगा उतने एक्सेलरेशन से ये ऊपर जाएगा। एक्सेलरेशन क्यों, वेलोसिटी के साथ भी बोल सकते हैं, जितने स्पीड से ये नीचे जाएगा उतने स्पीड से ये ऊपर जाएगा, क्या बोल सकते हैं ना ऐसा। तो इस तरह के मोशन हमने बात किया था कंस्ट्रेंट मोशन। अब जब भी दो ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग से कनेक्टेड है तो अलोंग द स्ट्रिंग याद क्या रखना है, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट क्या बोलता है, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट बोलता है, स्ट्रिंग STRING, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट क्या बोलता है कि जब भी दो ऑब्जेक्ट, जब भी दो या दो से अधिक, अधिक मतलब मोर, ठीक है, उड़ने वाला नहीं, हिंदी वाला मोर, इंग्लिश वाला मोर। जब भी दो या दो से अधिक ऑब्जेक्ट्स, दो या दो से अधिक ऑब्जेक्ट्स स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, दो या दो से अधिक ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, तो स्ट्रिंग के एक एंड का, स्ट्रिंग के एक एंड का जो स्पीड या वेलोसिटी होगा, जो स्पीड या एक्सेलरेशन, जो स्पीड या एक्सेलरेशन होगा, वही स्पीड और एक्सेलरेशन, वही स्पीड और वही स्पीड एंड, ये और वाला हिंदी वाला है, और एक्सेलरेशन, वही स्पीड और एक्सेलरेशन सेकेंड एंड का भी होगा। इसको बोलते हैं स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। स्ट्रिंग के एक एंड का जो स्पीड है वेलोसिटी है, स्ट्रिंग के दूसरे एंड का भी वही स्पीड और एक्सेलरेशन होगा। बात समझ में आ रहा है। या आप ये भी याद रख सकते हो कि along the string, along the string the components of speed and velocity, the components of speed and velocity will be same। आप ये भी बोल सकते हो। अब बोले सर ये तो बहुत ही आसान सी बात है, अपने को तो जम रहा है, समझ में आ रहा है। इसके कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं, तब समझ में आएगा कि हाँ जम रहा है कि नहीं आपको। देखो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट बुक्स में 1000 तरीके मिलेंगे, बुक वाले तरीकों को फॉलो नहीं करना है। मैं 2-3 तरीके बताऊंगा, जो तरीका तुमको अच्छा लगे तुम उसको यूज करना, ठीक है। जैसे तरीका नंबर 1, तरीका नंबर 1। अब लोग सर क्वेश्चन क्या है पहले वो तो बताओ, तरीका बता रहे हो, क्वेश्चन तो बता दो पहले क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में ये है कि ये जो m2 मास का ब्लॉक है, अगर ये 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से नीचे गिर रहा है, तो ये जो m1 वाला ब्लॉक है वो कितने स्पीड से। अब देखो अगर ये नीचे गिरेगा, अगर ये नीचे गिर रहा है मतलब ये m1 वाला ब्लॉक क्या करेगा, आगे मूव करेगा क्या। तो क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द स्पीड ऑफ m1, फाइंड द स्पीड ऑफ m1। वो जो m1 मास है उसका अपने को क्या करना है, स्पीड निकालना है। बिल्कुल सर। तरीका नंबर 1 में क्या है, तरीका नंबर 1 में हम ये जानते हैं कि कुछ भी हो जाए धागे का जो लेंथ है वो चेंज नहीं होगा। बिल्कुल सही। तो हम क्या करते हैं ना, कुछ पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं। देखो ये एंड, ये एंड, ये एंड और ये एंड, जितने पॉइंट्स मेरे को दिख रहे थे सब मैंने मार्क कर लिए, ठीक है, मतलब जितने पॉइंट्स हो सकते थे। अच्छा ये जो एंड है, फर्स्ट वाला जो एंड है, ये क्या चाह रहा है, ये धागे के लेंथ को इंक्रीज करना चाह रहा है क्या। हम क्या जानते हैं कि लेंथ ऑफ थ्रेड इज कांस्टेंट, लेंथ ऑफ थ्रेड, लेंथ ऑफ थ्रेड इज कांस्टेंट। हम ये जानते हैं कि कुछ भी हो जाए धागे का जो लेंथ है वो नहीं चेंज होने वाला। अगर आप ये 1 वाले एंड को देखोगे तो 1 वाले एंड, ये जो m2 है, m2 जैसे ही नीचे जाएगा ये धागे के लेंथ को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। अब किस रेट से धागे को 1 सेकंड में 10 से आगे बढ़ाता क्या, तो
जो लेंथ को बढ़ाने की कोशिश करेगा उसके लिए प्लस लिख देना, जो लेंथ को घटाने की कोशिश करेगा उसके लिए माइनस लिख देना, और सबको सम करके 0 लिख देना। जैसे जो जितना बढ़ाएगा किसी अगले एंड को उतना ही कम करना है। क्यों ऐसा करना है? क्योंकि अगर कोई ज्यादा बढ़ा देगा लेंथ को तो जो धागे का लेंथ है वो चेंज हो जाएगा क्या? अगर धागे का लेंथ चेंज नहीं करना, मतलब जो बढ़ाने वाला एंड है और जो जिस एंड से जितना बड़ा होगा किसी दूसरे एंड से उतना ही कम होना चाहिए ना। बिल्कुल सही है सर। तो ऐसा मान लेते हैं, अच्छा ये जो मेरे को फाइंड करना है, इसका स्पीड मेरे को फाइंड करना है, मान लेते हैं इसका जो स्पीड है वो क्या है, v है। ये जो स्पीड है ये v है, मान लेते हैं लेट। और अपने को ना ये बोला गया था कि ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, कोई भी एंगल ले लो, सपोज ये जो एंगल था यहाँ पर, ये एंगल थीटा है, बताया गया अपने को। ये जो एंगल था ये कितने हैं, हॉरिजॉन्टल से कोई थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है, ऐसा अपने को पता है। बिल्कुल सही है सर। अब अगर मैं फर्स्ट वाले एंड को देखो, मेरे पास देखो कितने एंड है, 1 2 3 4। जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे पहला तरीका क्या है, अब जो भी एंड्स आपको दिख रहे हैं सबको आप मार्क कर दो। 1 2 3 4 मैंने मार्क कर दिया। एंड 1 क्या चाहता है, लेंथ को बढ़ाना चाहता है, कितने से, +10 से। क्यों? इसकी इसकी कोशिश नीचे जाने की है। तो जो एंड 1 है वो धागे के लेंथ को इंक्रीज करना चाहता है, किस रेट से, 10 मीटर पर सेकंड के रेट से, मतलब 1 सेकंड में 10 से वो आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। क्या ये 2 वाला एंड मूव कर रहा है क्या? नहीं सर, ये तो पुली फिक्स्ड है, पुली फिक्स्ड है, 2 वाला एंड मूव करने की कोशिश नहीं कर रहा है। तो 2 वाला जो एंड है उसकी तरफ से ना ही लेंथ को बढ़ाने की कोशिश हो रही है ना ही लेंथ को घटाने की कोशिश हो रही है, तो मैंने 0 लिख दिया। जो थर्ड वाला एंड है वो भी ऐसा ही है क्या, ना ही ये लेंथ को बढ़ा रहा है ना ही ये लेंथ को कम कर रहा है। बिल्कुल सही। अच्छा अगर ये m1 ऑब्जेक्ट v स्पीड से आगे बढ़ रहा है, यही तो अपने को फाइंड करना है, तो ये जो v है, हम v के दो कंपोनेंट्स निकाल सकते हैं क्या? एक कंपोनेंट इस तरफ निकाल सकते हैं और एक कंपोनेंट इस तरफ निकाल सकते हैं। ठीक है। अच्छा अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा ना, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। जिसके साथ एंगल बनता है वहां पर आता है कॉस कंपोनेंट, v cos थीटा, और जिसकी तरफ एंगल नहीं बनता वहां पर आता है v sin थीटा। अब लेंथ को घटाने या बढ़ाने का काम ये v sin थीटा कर सकता है क्या? अगर लेंथ को घटाना या बढ़ाना है तो v sin थीटा ऐसा कर सकता है क्या? नहीं, वो तो लेंथ के परपेंडिकुलर है। तो लेंथ को कम या ज्यादा कौन कर सकता है? ये v cos थीटा कर सकता है क्या? अब ये लेंथ को कम करने की कोशिश कर रहा है ना, अगर ये लेंथ को कम करने की कोशिश कर रहा है तो हम लिख देंगे -v cos थीटा इक्वल्स टू 0। सारे एंड्स मैंने मार्क कर दिए, फिर मैंने देखा कि हर एक एंड की कोशिश क्या है, कौन सा एंड लेंथ को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, कौन सा एंड लेंथ को कम करने की कोशिश कर रहा है। अब हम ये जानते हैं कि जो धागे का लेंथ है वो इनएक्सटेंसिबल है, चेंज नहीं हो सकता धागा। इसका मतलब किसी पॉइंट ने जितना लेंथ को बढ़ाया होगा किसी दूसरे ने उतना ही कम किया होगा। जब आप इसको सिंप्लीफाई कर लोगे, इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो v cos थीटा का वैल्यू 10 आ रहा है क्या? इसका मतलब v का वैल्यू जो है वो 10 अपॉन cos थीटा आया क्या? समय को नहीं समझ में आई है? अरे बहुत ही सिंपल था भाई साहब। क्या करना, जितने भी एंड्स तुमको दिख रहे हैं सब एंड्स मार्क कर दो। अब आप देखो कि जो भी एंड्स है वो लेंथ को या तो इंक्रीज कर रहे होंगे या कम कर रहे होंगे या कुछ नहीं कर रहे होंगे। तो जैसे 1 वाला जो एंड है वो लेंथ को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, कितने रेट से, 10 के रेट से, तो प्लस में लिख दिया। सेकंड वाला एंड कुछ नहीं कर रहा तो 0 कर दिया। थर्ड वाला एंड रुका हुआ है, कुछ नहीं कर रहा तो 0 कर दिया। फोर्थ वाला जो एंड है, अब सिंस ये ब्लॉक अगर v स्पीड से आगे भाग रहा है, अगर ब्लॉक v स्पीड से आगे भाग रहा है, इसका मतलब जो पॉइंट इससे कनेक्टेड होगा, ब्लॉक से जो ये धागे का एंड कनेक्टेड होगा वो भी तो v स्पीड से आगे भाग रहा है। तो ये जो धागे का फोर्थ पॉइंट है, अगर मैं इसके स्पीड को रिजॉल्व करूं तो एक कंपोनेंट में अलोंग द थ्रेड लिख सकता हूं v cos थीटा और एक कंपोनेंट में परपेंडिकुलर टू थ्रेड लिख सकता हूं v sin थीटा। अब ये जो v sin थीटा है वो अपने कोई काम का नहीं। क्यों क्यों सर कोई काम का नहीं है? क्योंकि लेंथ को घटाने या बढ़ाने में v sin थीटा का कोई रोल है ही नहीं। लेंथ को घटाने में या बढ़ाने में किसका रोल है, v cos थीटा का। तो मैंने लिख दिया माइनस में v cos थीटा। अब किसी ने जितना बढ़ाया दूसरे ने उतना कम किया होगा, सबका जब सम कर दोगे वो 0 आना चाहिए क्योंकि लेंथ में कोई चेंज आएगा नहीं। सॉल्व करने पे वैल्यू कितना आ गया, 10 cos थीटा। ये है तरीका नंबर 1। ठीक है, मैं भी और भी क्वेश्चंस कराऊंगा, तरीका नंबर 1 में भी और भी क्वेश्चंस कराऊंगा। सेकंड तरीका बता देता हूं फिर देखते हैं। ठीक है, सेकंड तरीका देखो। सेकंड तरीका क्या होता है, समेशन, इसको वर्चुअल वर्ब भी बोलते हैं। ठीक है, नाम वाम पे अपने को नहीं भागना, ये याद रखना, समेशन ऑफ टी वेक्टर डॉट वी वेक्टर इज इक्वल टू 0, ये याद रखना। समेशन का मतलब एडिशन, जोड़ना। किसको जोड़ना है?
तो टी वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर अलग अलग पॉइंट्स पे जो टी वेक्टर और वी वेक्टर का प्रोडक्ट होगा, डॉट प्रोडक्ट होगा, उसको हम सम कर देंगे, इक्वल्स टू 0 कर देंगे। अब इसके पीछे की कहानी क्या है, इसके बारे में अपने को नहीं सोचना, अपने को बस ये रिलेशन यूज कर लेना है। जब भी स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट के क्वेश्चन आए, आप इस तरह से टी वेक्टर डॉट वी वेक्टर इक्वल्स टू 0 कर सकते हो। जैसे देखो पॉइंट 1 के लिए अगर मैं लिखूं, अगर आप देखोगे तो एक धागा है, जितना टेंशन यहाँ पर उतना ही टेंशन यहाँ पर, उतना ही टेंशन यहाँ पर और उतना ही टेंशन यहाँ पर। बोल सकते हैं, हाँ सर बोल सकते हैं। अच्छा मैंने ये बताया था आपको कि ये एंगल कितना है, थीटा ये एंगल। अब अगर मैं एंड 1 के लिए टी डॉट वी लिखूं, अगर टेंशन और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट एंड 1 के लिए, फॉर एंड 1 के लिए अगर मैं लिखूंगा तो इसका वेलोसिटी नीचे है और टेंशन ऊपर है। तो जब आप डॉट प्रोडक्ट करोगे तो कॉस यहाँ पे 180 हो जाएगा, क्या टेंशन ऊपर वेलोसिटी नीचे, दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री आ रहा है। तो पहला टर्म हो जाएगा माइनस में टी इंटू 10। सर माइनस कहां से आ गया सर, cos 180 का वैल्यू -1 होता है, t इंटू 10 इंटू cos 180 मैंने लिखा, प्लस इसमें इस वाले पॉइंट पे अगर आप लिखोगे तो देखो टेंशन है लेकिन ये पार्टिकल मूव कर रहा है क्या, नहीं, ये तो फिक्स है, ये कहीं जा ही नहीं रहा। तो अगर वेलोसिटी का वैल्यू ही 0 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसी तरह थर्ड वाले पॉइंट पे भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फोर्थ वाले पॉइंट पे अगर देखोगे तो देखो टेंशन इस तरफ है और वेलोसिटी इस तरफ है और दोनों के बीच का एंगल थीटा है क्या। अब दोनों का डॉट प्रोडक्ट अगर लिखोगे तो क्या लिखेंगे, टी इंटू वी कॉस थीटा लिखोगे क्या, टी इंटू वी कॉस थीटा। समेशन टी डॉट वी को अपने को इक्वेट कर देना है 0 से। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, टी इंटू 10, माइनस वाले टर्म को अगर मैं उधर भेज दूं तो टी इंटू 10 और ये टी वी कॉस थीटा, टी से टी गायब कर दो, v cos थीटा का वैल्यू 10 आ गया ना। इसका मतलब क्या हो जाएगा, v का वैल्यू 10 डिवाइडेड बाय cos थीटा है क्या। अब अगर कोई ध्यान से सोचेगा ना तो दोनों तरीका एक ही तो था सर, यहाँ पर भी तो वही काम कर रहे थे, यहाँ पे बोलते थे कि लेंथ को घटाना बढ़ाना, और यहाँ पे वर्चुअल वर्क, इसको वर्चुअल वर्क बोलते हैं। लेकिन आप तो याद रखना, अगर t डॉट v इक्वल्स टू 0 स्ट्रिंग पुली कंस्ट्रेंट हो तो t डॉट v इक्वल्स टू 0 या t डॉट a इक्वल्स टू 0, अभी मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा उसमें समझ में आएगा। ये एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। दो तरीका ही बताते हैं, ज्यादा तरीका बताने का कोई सेंस नहीं है, दो तरीके काफी होते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसमें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भारी भरकम सा कुछ भी लिखा रहे, बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है, बस क्वेश्चन को आराम से समझना कि करना क्या है। जो तरीका मैं बता रहा हूँ उसी से सॉल्व करना, कुछ और तरीका करने जाओगे नहीं कर पाओगे फालतू का, फिर मेरे को मत परेशान करना। मैंने दो तरीका बताया है, एक तो एंड्स वाला और दूसरा आपका टी डॉट वी वाला। इनसे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, तो बाकी किसी तीसरे मेथड पे जाने की कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन देखते हैं क्या है। A ring which can slide on a smooth line, यहाँ पे ये स्मूथ लाइन होगा, स्मूथ लाइन, ये स्मूथ लाइन है। A ring which can slide on a smooth line is connected to one end of a string। अच्छा, a ring which can slide, ये एक रिंग है which can slide on this line, और one end of the thread, ये क्या है, थ्रेड के एक एंड से कनेक्टेड है, कनेक्टेड टू वन एंड ऑफ अ स्ट्रिंग। ठीक है, वन एंड ऑफ अ स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग का एक एंड रिंग से कनेक्टेड है, ठीक है, ऑफ द स्ट्रिंग इज कनेक्टेड टू एंड द अदर एंड, एंड द अदर, यहाँ पर पता नहीं क्या लिख दिया मैंने, एंड द अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज कनेक्टेड टू अ हैंगिंग मास बी। एक एंड रिंग से कनेक्टेड है और एक जो एंड है वो मास बी से कनेक्टेड, इस तरह से। फाइंड द स्पीड ऑफ रिंग व्हेन द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल थीटा विद द वायर। ये जो वायर है, ये जो स्मूथ वायर है, जब फाइंड द स्पीड ऑफ द रिंग व्हेन द स्ट्रिंग मेक्स, ये जो स्ट्रिंग है जब ये वायर से कोई थीटा एंगल पर होगा तो रिंग का कितना स्पीड होगा, ये अपने को फाइंड आउट करना है। यही क्वेश्चन है, कंस्ट्रेंट का क्वेश्चन है, धागे का लेंथ चेंज होगा नहीं। मास बी इज गोइंग डाउन विद द वेलोसिटी वी, और क्या बोल रहे हैं, ये जो मास बी है वो वी वेलोसिटी से नीचे भाग रहा है। तरीका नंबर 1 देखते हैं, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। सिंपल से ये पूछ रहे कि अगर ये v स्पीड से नीचे जा रहा है तो रिंग क्या कितने स्पीड से आगे भागेगा, वो पूछा गया है। तो थोड़ा स्पेस खाली करते हैं, ओ बेटा जी थोड़ा स्पेस खाली कर लो। किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी नरम नरम नरम, यहाँ पे। ठीक है, मान लेते हैं कि ये जो रिंग है, रिंग क्या कर रहा था, कुछ तो v स्पीड से आगे भाग रहा था, ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है सर जी। अब जितने भी पॉइंट्स है, तरीका नंबर 1,
तरीका नंबर 1 देखते हैं। जितने भी एंड्स है ना सबको मार्क कर दो। एक एंड सर यहाँ पर दिख रहा है अपने को, सर एक एंड यहाँ पर दिख रहा है, सर एक एंड यहाँ पर दिख रहा है और एक एंड यहाँ पर दिख रहा है। फिर आप ये देखो कि कौन सा एंड लेंथ को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, कौन सा एंड लेंथ को घटाने की कोशिश कर रहा है और कौन सा एंड कुछ नहीं कर रहा। सपोज ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। 1 को अगर देखोगे तो 1 क्या चाहता है कि लेंथ बढ़ जाए, कितने से, v से बढ़ जाए। 1 सेकंड में v बढ़ा देगा वो। अगर किसी पार्टिकल का स्पीड 10 मीटर पर सेकंड था तो 1 सेकंड में 10 आगे बढ़ने की कोशिश करता है ना। तो जो एंड 1 है वो स्पीड को v से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। 2 सर 2 तो कुछ कर ही नहीं रहा है सर, 2 तो रुका हुआ है। 3 सर 3 भी कुछ नहीं कर रहा है, 3 भी रुका हुआ है, तो 0 0 लिख दिया। अब अगर ये रिंग v से उधर भाग रहा है तो फिर से इसके वेलोसिटीज को रिजॉल्व कर सकते हैं ना। जब आप इसके वेलोसिटीज को रिजॉल्व करोगे तो देखो इस तरफ आ जाएगा v cos थीटा और इधर आ जाएगा v sin थीटा। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन हो गया जैसा पहले था, v sin थीटा। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो v sin थीटा तो अपने कोई मतलब का नहीं, तो उसको तो भूल जाओ भाई साहब। मतलब का कौन है, v cos थीटा। ये v cos थीटा क्या चाह रहा है, लेंथ को कम करने की कोशिश कर रहा है, तो माइनस v cos थीटा इक्वल्स टू 0। अब जब आप सिंप्लीफाई करोगे, अच्छा ये v नहीं मानो, इसको u मान लेते हैं क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगा। u cos थीटा, ये u sin थीटा, ये u cos थीटा। अब यहाँ पर अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो v का वैल्यू u cos थीटा के इक्वल आ गया क्या। इसका मतलब u कितना है, u जो है वो v cos थीटा के इक्वल। लिख सकते हैं सर ऐसे, बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। ये हो गया तरीका नंबर 1। तरीका नंबर 2 तो और आसान है। तरीका नंबर 2 जो है वो तो और आसान है। तरीका नंबर 2 में क्या करना है, तरीका नंबर 2 में टी डॉट वी कर लो भाई साहब। तो अगर देखोगे तो यहाँ पर धागा टेंशन ऐसे लग रहा होगा, कोई अलग कलर यूज कर लेते हैं, कलर भी चेंज नहीं होता यार। यहाँ पर टेंशन टी लग रहा, यहाँ पर टेंशन टी, यहाँ पर टेंशन टी और यहाँ पर टेंशन टी। पॉइंट 1 के लिए अगर लिखोगे ना तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ टीवी। टेंशन ऊपर है, पार्टिकल नीचे भाग रहा है, माइनस ऑफ टीवी। और अगर पॉइंट 4 के लिए, इन 3 और 2 के लिए लिखने का कोई मतलब नहीं है। पॉइंट 4 के लिए अगर लिखोगे तो टेंशन इस तरफ है, टेंशन इस तरफ है और ये जो वेलोसिटी है वो u का इस डायरेक्शन में, और दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा। तो ये हो जाएगा प्लस में 2tu cos थीटा। इसको भी जब आप सॉल्व करोगे तो v का वैल्यू u cos थीटा आएगा या u का वैल्यू आ जाएगा v अपॉन cos थीटा। तो इस तरह से आप क्या करना, क्वेश्चंस को सॉल्व करना। इसके बाद वाले क्लास में अपन क्या करेंगे, थोड़ा बहुत पुली कंस्ट्रेंट बता देंगे, फिर स्ट्रिंग पुली कंस्ट्रेंट मिला के अपन क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं।